नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ जनहित के साथ। मैं सोनी चौहान। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, यानी दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का दिन। और इस साल कोरोना की चुनौतियों के बीच हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जिसकी थीम हेल्थ फॉर ऑल है। दुनिया में कोरोना जैसी महामारी का कहर अभी थमा नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने तो पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रख दी थी, और इसके बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्वास्थ्य को लेकर आम लोगों में, आम जनता में और सतर्कता देखी जा रही है, और इसके प्रयास भी लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, और इस दिन जहां सभी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना मकसद है, वहीं लोग कैसे स्वस्थ रहें इसके टिप्स भी दिए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, और WHO की स्थापना के 2 साल बाद 7 अप्रैल 1950 से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल WHO संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। WHO को स्थापना का मकसद ही स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों, सरकारी कार्यक्रमों पर नज़र और उनमें सहयोग करना है। फिलहाल दुनिया भर में कोरोना महामारी से उबरने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कोरोना का बदलता स्वरूप साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के लिए टेंशन का विषय भी बना हुआ है। कोरोना टीबी, पोलियो, कैंसर और एड्स जैसी कई घातक बीमारियों से लोग कैसे बचें, इसके लिए ना सिर्फ जागरूकता की ज़रूरत है, बल्कि भारत सहित दूसरे विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा और मजबूत किए जाने की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के सुदूर ग्रामीण अंचलों में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत अच्छी नहीं है। देश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में हिला हवाली और भ्रष्टाचार के चलते आज भी गरीब तबके को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है, और इसी को लेकर क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा बन जाता है, इसीलिए जनहित में हम सामाजिक मुद्दों को उठाकर चर्चा करते हैं। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर अवेयर जागरूकता के लिहाज से दर्शकों के लिए उनकी राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही राजीव जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने का जो मकसद है, उसको लेकर पहले प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। राजीव जी, आपके पास आएंगे। क्या मकसद है आज का ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए? अनम्यूट करिएगा। सॉरी जी, हमारा अनम्यूट है। जी, हेलो जी, मिल पा रही है। हाँ, यस। एक्चुअली कोई भी जो वर्ल्ड डे बनाया जाता है किसी भी के लिए, वो इसलिए बनाया जाता है कि हमें मालूम पड़े उस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में अवेयर करना। कोविड के बाद में लोगों में अवेयरनेस बहुत आई है, और स्पेशली कोविड में चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सभी के लिए हमारे पास अवेयरनेस आई है। मेन इसका मकसद ये है कि हम उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम लोगों को अवेयर करें, उसके बारे में बताएं, और उस बीमारी होने से पहले हम उसकी रोकथाम करें। अब वो जमाना नहीं कि बीमारी होने के बाद में हम उसको ट्रीट करें। इनफैक्ट अब ये है कि बीमारी होने से पहले जो हाई प्रोफाइल जो बहुत बीमारियां होती हैं, वो किसी तरह उसको रोक सके। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उनको अवेयरनेस लाएं, क्योंकि देखिए, स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल, हम सभी को स्वस्थ रहना है। अगर हम बात करें कि स्वस्थ होता क्या है, व्हाट इज हेल्थ, तो हेल्थ जो WHO कहता है वो एब्सेंस ऑफ डिजीज है। कोई बीमारी हमारे अंदर ना हो, फिजिकली मेंटली वेलबींग में रहे, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसी को हम हेल्थ कहते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद है वो कहता है कि बैलेंस ऑफ डिजीज,
बैलेंस ऑफ बॉडी, किसी भी चीज की अति ना हो, किसी चीज की कमी ना हो, उसी को हेल्थ कहते हैं। तो बिल्कुल। अगर हम राजीव जी आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ डॉक्टर राजीव सूद भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, कहते हैं स्वस्थ काया, अगर स्वस्थ शरीर है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख माना जाता है स्वस्थ शरीर को। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और इसका मनाने का मकसद, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि अब बदलते इस दौर में जो बीमारियां हैं वो भी नई नई बीमारियां उभर कर सामने आ रही हैं। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम 75 ईयर से मना रहे हैं और आज पूरे 75 ईयर हो गए हैं WHO ऑर्गेनाइजेशन को। 7 अप्रैल 1948 को ये एस्टेब्लिश हुई थी और उसमें हम हर साल थीम देते हैं। इस साल का थीम है हेल्थ फॉर ऑल और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हेल्थ के या जितने भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं और ये उन सबके को केयर करने के लिए इसको थीम को रखा गया है। और इसमें है कि जो आपको केयर करते हैं उनकी भी केयर की जाए। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम सिम्पोजिया आ रहे हैं। कोविड के एरा के बाद ये मान लिया गया है कि हेल्थ फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे वो आपके पैरामेडिक्स हो, लैब टेक्नीशियंस हो, साइकियाट्रिस्ट हो या कोई भी हो, वो सबका एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को इम्पोर्टेंस दी गई है। हमारा जो देश का जीडीपी है उसमें 1.5% गवर्नमेंट अगर खर्चे तो 3.5% प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है, तब जाकर कहीं हमारा 5% जीडीपी का खर्चा हेल्थ की तरफ हो रहा है। अगर हमको हेल्थ फॉर ऑल चाहिए तो हमको सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा और हमको समझना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ। ये डायमंड जुबली आज मनाई जा रही है, WHO की वर्ल्ड हेल्थ डे है और इसके लिए हम सब डेडिकेटेड हैं और इसमें प्लानिंग की जा रही है कि जो हम 2025-26 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, उसमें हेल्थ का एक बहुत बड़ा रोल होगा और इंडिया लीड करेगा इस सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, इसको अचीव करने के लिए। बिल्कुल। तो चुनौतियां भी इस बीच बड़ी हैं अगर देखा जाए। हेल्थ फॉर ऑल और हेल्थ इज वेल्थ का आपने जिक्र किया। बिल्कुल, कहा जाता है कि जान है तो जहान है और इसको लेकर अब कोरोना जब से आया है तो जाहिर सी बात है अब चुनौतियां भी बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि बदलते इस दौर में बीमारियां भी एक नई नई सामने आ रही हैं और काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के लिए। आज 75 साल, इस साल की थीम हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है, यानी कि अगर आप सामने वाले का इलाज करते हैं तो आपको भी अवेयर रहने की, आपको भी सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। उसको लेकर भी एक साथ लेकर चलने वाली जो नीति है उसको अपनाया जाना चाहिए और साथ ही उसी के हिसाब से ये नाम भी रखा गया है। कोरोना, टीबी, कैंसर, पीलिया, एड्स, ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेकर लोगों में जागरूकता तो आई है पहले की अपेक्षा, लेकिन अभी भी और जागरूक होने की ज़रूरत है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी, देखा जाए स्वास्थ्य विभाग के सामने भी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के बीच काम करना और इस पर अंकुश पाना एक बड़ी जिम्मेदारी है और उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए जाने के लिए एक रणनीति बनाए जाना कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए ताकि ऐसे मरीजों पर, ऐसी बीमारियों पर अंकुश पाया जा सके। हमारे साथ पूर्व DGME जुड़ चुके हैं डॉक्टर VN त्रिपाठी जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर VN जी, आपकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं क्योंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और इसे हेल्थ फॉर ऑल नाम दिया गया है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। जी मैडम, ऐसा है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है पूरे दुनिया भर में, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा ये कई सालों से मनाया जा रहा है और आज का जो दिन है ये 8 पॉइंट थ्रस्ट में है जो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा तो एक चीज ये है
कि जो हृदय रोग हमारे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई वो नाचते नाचते टपक गए, वो कहीं गिर गए, कन्या के अपनी पुत्री के पांव पूज रहे थे, मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा, बड़ा दर्दनाक था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हृदय रोग ऐसे जो मौतें हो रही हैं अचानक, इन पे कैसे रोक हो। तो इसके लिए हमें चाइल्डहुड से ही बचपने से ही, जैसे बच्चों का जो जीवन शैली है, आहार है, एक्टिविटी है, इनको ठीक दुरुस्त रखना है, खान पान ठीक रखना है। अल्कोहल और जो फास्ट फूड हैं, जो तले हुए हैं, इनसे हमें बचना। और इसके लिए हमारी भारतीय बाल रोग अकादमी ने एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी का बिल्कुल जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी बहुत चिंता है, जो एनसीडी बढ़ रही है, और एनसीडी में बिल्कुल लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर वीएन जी, आपके पास वापस लौटेंगे। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं। हेलो जी, कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ मैं तो। जी प्रेम जी कहिए। चंद्र प्रकाश जी, माफ कीजिएगा, चंद्र प्रकाश जी। कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ, चंद्र प्रकाश। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज स्वास्थ्य दिवस के ऊपर मेरे को बड़ा गर्व है कि मैं एक ऐसे प्रधानमंत्री के राज में जिंदा हूँ जो अपने गरीब गुरबे का सबका ध्यान रख करके उनको आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं। वही जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जो सेंटर से सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनको उम्मीद कार्ड दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको तिहाड़ भी पहुंचाया जा रहा है। जैसे पंजाब का जो स्वास्थ्य मंत्री था, उसको भी जेल पहुंचाया गया। ऐसे अस्वस्थ नेताओं का भी इलाज हो रहा है और सबको स्वास्थ्य की योजना का लाभ पहुंचाने की चेष्टा ये देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी इनकी सेहत का ध्यान रख रहा है। जैसे 14 विपक्ष की पार्टियों को उन्होंने एक सही मार्गदर्शन दिया और उनको कहा कि आप अपने घर जाओ, आपका बस की बात नहीं है नेतागिरी करनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मात्र एक पहला देश का प्रधानमंत्री है जिसने अपनी पब्लिक का सेहत का ध्यान रखा है और उनके हर प्रकार की उनको सुविधा देने की वो बिल्कुल। चंद्र प्रकाश जी शुक्रिया। जलीज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैं सोनी जी, सबसे पहले तो आप वर्ल्ड हेल्थ डे पर आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो उसका फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट हम स्वागत करते हैं। और जो एक्सपर्ट्स की राय आ रही है, मैं हर चीज के पीछे देखता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब ताजमहल बना तब हमारे देश की आबादी थी 16 करोड़ और 350 साल 1947 में हमारी आबादी हो गई 35 करोड़, जब डबल हो गई। और 70 साल, जो 75 साल हम मना रहे हैं आजादी का अमृत काल, तो इसमें हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ हो गई। तो जिस सबसे महत्वपूर्ण, तो इतनी ज्यादा आबादी बढ़ गई है, उसके तुलना में उसके सापेक्ष हम जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का जो मैं समझ रहा हूँ पूरी कोशिश हो रही है। सरकारें भी लगी हैं, लोग भी लगे हैं, पैरा मेडिकल सब कुछ लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, पानी प्रदूषित, खान पान प्रदूषित, भूमि प्रदूषित, वायु प्रदूषित, एक बड़ी वजह इसे भी माना जा सकता है। आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। डॉक्टर राजीव जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए बदलते दौर के साथ साथ जो चैलेंज है वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक ना एक नई बीमारियां सामने आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य महकमे के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उस जिम्मेदारी को निभाना भी एक बड़ी चुनौती है। लौटेंगे वापस एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी भी जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अभी और कितना तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा जिस तरीके से योजनाएं लाई जा रही हैं और काम किए जा रहे हैं, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता दिखाई, और कितनी तैयारी की ज़रूरत है ताकि हम आने वाली हर बीमारी से आसानी से लड़ सकें। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी आपके पास आएंगे। आज हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है
जान है तो जहान है, इसको लेकर और कितना अवेयरनेस की ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक है। हेल्थ, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हेल्दी रहना हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है। नेचर ने भी हमें हेल्दी रहने के लिए बनाया है। क्या आपको मालूम है कि एक कंप्यूटर हमारे पास है, एक मशीन है जो वर्ल्ड की सबसे अहम, सबसे एक्सपेंसिव मशीन है, सबसे एडवांस कंप्यूटर है, बट वी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट। हमारी वो मशीन जो हमारी अपनी बॉडी है, हर दिन हम उसको चलाए जा रहे हैं, बट हमें ये नहीं मालूम है कि हम उसको चलाना किस तरह से है। एक बच्चों की तरह से वो मशीन मिल गई, कोई भी बटन कभी भी दबा देते हैं और उसको तब तक चलाए जाते हैं जब तक वो टूट नहीं जाती, और फिर एक किसी के पास जाते हैं कि साहब इसको आप ठीक कर लीजिए। वो मशीन को ऑपरेट करने का सिस्टम हमारे पास था, हमारे अपने वेद थे जिसमें लिखा हुआ था कि इसको किस तरह चलाना है, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हमें उसको मैनेज करना चाहिए। लेकिन शायद हम उसके पीछे भटक गए। हम लोगों को वो जो मैनुअल दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि उसका सब जगह प्रसार करें, औरों को हेल्दी रखें और खुद हेल्थ रहे। देयर आर सर्टेन बटन्स जो कि एवरी डे वी कैन रीसेट, अपनी बॉडी को रीसेट कर सकते हैं और बीमारी होने से पहले रोक सकते हैं। जैसा कि पहले हमने कहा है कि जो इंडियन कंडीशन है कि किसी चीज़ की अति नहीं हो, हर चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए, चाहे वो स्लीप हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो आपके फंक्शंस हो, हर चीज़ आप उसको रोक सकते हैं। बीमारी तक हम क्यों पहुँचे अगर हम अपने बॉडी को रीसेट करके उस वहाँ तक ना पहुँचने दें। कुछ बटन, पहला बटन हमारी स्लीप है, हमारी नींद है। हर आदमी को 7 से 8 घंटे के लिए सोना ज़रूरी है। क्या आपको मालूम है कि एक जो बच्चा पैदा होता है उसको 14 घंटे 18 घंटे सोना चाहिए, और एक वयस्क है उसको 8 घंटे सोना चाहिए। और वो नींद जो हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग का सबसे एडवांस ब्रेन है और हम लोग की स्लीप सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंड सबसे एडवांस है। हमारी स्लीप की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड रैम स्लीप। जो डीप स्लीप होती है उसमें बॉडी रीजनरेट करती है, बॉडी रिपेयर होती है। अगर हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे ही नहीं, बार बार उसको तोड़ देंगे, तो शायद हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हमारी बॉडी को रिपेयर नहीं होगा। बच्चों के लिए जो ग्रोथ हार्मोन है, डॉक्टर त्रिपाठी बैठे हुए हैं, जानते हैं बच्चों का ग्रोथ हार्मोन है, एक स्लीप की एक पर्टिकुलर स्टेज में ही सेक्रेट होता है। अगर वो स्लीप में आप गोदी लेकर के बच्चे को बार बार आप उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो शायद उसकी ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशंस कम होता है, वो नाटा रह जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी की छुट्टी के बाद में एकदम से बच्चे जब आते हैं तो उनकी हाइट 1-2 इंच बढ़ चुकी होती है। वो अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, खेलते हैं, आराम से सोते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, कस के सोते हैं, कस के खेलते हैं, उनका ग्रोथ हार्मोन अच्छा सेक्रेट होता है, उनकी हाइट बढ़ जाती है। ये कोई वहाँ पे कोई खाद नहीं मिल रही है, केवल आपको रिलैक्स कर दिया गया है, केवल आपकी बॉडी को रिपेयर होने के लिए समय दे दिया गया है। आज का पैटर्न, हम लोग ठीक से सोते नहीं है। क्या आपको मालूम है जिस समय हम ठीक से सोते हैं आपकी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एक एंटीबॉडीज़ जिसे किलर सेल्स कहते हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अगर आप ठीक से सोते नहीं तो 711 डीएनए आपके डिफरेंट हो जाते हैं। कुछ डीएनए उस चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं जो बॉडी में डैमेज करते हैं, आपकी हार्ट डिजीज़, आपकी डायबिटीज़ और सारी चीज़ों को वो एक्टिवेट कर देते हैं। जो वो डीएनए जो कि आपकी जो बॉडी को रिपेयर करने वाले हैं, जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, उनका कंसंट्रेशन नीचे चला जाता है। वो किलर सेल्स जो एवरीडे आपकी जो कैंसर सेल्स बनती हैं उनको मार सकती है, वो शायद बनना बंद हो जाती है। अगर आप सोते नहीं हैं, आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, आपका बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, आप उतने बैलेंस नहीं रहते हैं, आपके धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आपकी डिसीजन पावर ख़राब हो जाती है। क्या आपको मालूम है नींद के समय ही आपकी मेमोरी का सबसे अच्छा जो आप मेमोराइज़ करते हैं, जो डेली आप एक्टिविटी करते हैं, वो सॉफ्ट डिस्क से हार्ड डिस्क में जाती है। हार्ड डिस्क के एक ब्रेन में एक इस जगह होती है, वहाँ जाके जैसे गूगल में जाकर के फाइल्स स्टोर हो जाती हैं, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती हैं। और जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक साथ निकल करके आती हैं। अगर आप रात को सोते नहीं, अक्सर आपने देखा होगा रात भर पढ़े और एग्जामिनेशन के लिए जाए बच्चे लोग, तो उसके बाद उनकी कहते हैं एकदम थॉट ब्लॉक हो गया, कुछ चीज़ें एवोपरेट हो गई। इसलिए ज़रूरी है कि जो अच्छे टॉपर्स होते हैं वो रात को कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन में जाते हैं।
पढ़ने से पहले कुछ घंटे सोते हैं, पढ़ने के बाद में फिर एक हल्की सी नैप लेते हैं, जिससे कि वो चीज़ें सॉफ्ट डिस्क से हार्ड डिस्क से वो मेमोरी के उस फाइल में चली जाए, जो कि और इस तरह की जो फाइल हैं उनको एक साथ स्टोर करके उसको आप निकाल सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि फर्स्ट बटन को दबा करके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हम आजकल वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, कोविड वैक्सीन के बारे में। क्या ये पॉसिबल है जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, हमने एक वैक्सीन लगा लिया और हम सोचते हैं कि अब हमारे पास कोई बीमारी नहीं हो सकती है। वास्तविकता ये है कि अगर जिस दिन वैक्सीन लगती है उसके बाद कम से कम 2 या 3 दिन के लिए आपको पूरी नींद लेनी चाहिए। अगर आप रात को सोएंगे नहीं तो वो एंटीबॉडीज़ जितनी बननी चाहिए उनका कंसंट्रेशन उतना नहीं बनेगा। कुछ कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन के बाद 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाती है कि आपके आराम करें, 6-8 घंटे 10 घंटे की नींद ले, उसके बाद आपके एंटीबॉडीज़ का कंसंट्रेशन आपका प्रॉपर लेवल तक पहुंचेगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम उसको ध्यान करें, आपको मालूम है जो वर्ल्ड के बेस्ट आपके ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं वो 8-10 घंटे की नींद लेते हैं। उनके बाद में जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनको भी नहीं मालूम पड़ता कि आज उनका कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। जो ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं, जो ब्यूटी के लिए लोग जाते हैं, वो जो मॉडल्स होती हैं वो भी 8-10 घंटे की नींद लेने के बाद जाती हैं। उनका चेहरा अपने आप ग्लो करता है, चेहरे के ऊपर अंदर से एक शाइन आती है, आप अच्छी से हेल्दी रह सकते हैं। दिट इज़ द फर्स्ट बटन। देयर आर सो मेनी बटन्स वी कैन डिस्कस लाइक दिस। बहुत अच्छी बात कही है आपने राजीव कक्कड़ जी। अगर इन छोटी छोटी बातों का एक पावर नैप जिसे कहा जाए, अगर स्लीप पावर नैप ऐसे बोल सकते हैं, आप ले सकते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होगी तो जाहिर सी बात है आप फिट रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से काम कर रही है देखा जाए तो नशे की लत में इतना लती होते जा रहे हैं, रात भर कंप्यूटर में बैठकर काम कर रहे हैं। तो इन सब बातों का भी जिक्र करेंगे कि आने वाले समय में और क्या कुछ दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है इन सारी चीज़ों से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जब से कोरोना आया लोगों में सतर्कता देखी जा रही है, अवेयरनेस देखी जा रही है, लेकिन अभी और कितना अवेयर होने की ज़रूरत है इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारे खास मेहमान बैठे हुए हैं डॉक्टर, ये आपको टिप्स देंगे। उन टिप्स को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करिएगा। आपके पास आएंगे डॉक्टर राजीव सूद जी। अगर देखा जाए आज का जो लाइफस्टाइल है वो कितना इसे जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि आज कल जो नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। देखिए, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारा खान पान, ये तीनों चीजें मिलके हमारा डिसाइड करती हैं हमारी बॉडी में डिफेंस कितना डेवलप होता है। और जिस तरह अभी बताया जा रहा है कि अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज, लड़ने, बीमारी से लड़ने की क्षमता, स्ट्रेस को सहने की क्षमता, ये सारी अगर हमको डेवलप करनी है तो उस सब में हमारा लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो बीमारी का प्रिवेंशन है उससे लेके उसका क्योर और रिहेबिलिटेशन तक सब कुछ हमारे प्रिवेंशन से शुरू होता है और उसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और उसके साथ अगर हम डाइट, बैलेंस डाइट और जो हमारे जो भी एसेंशियल तत्व हैं उनको लेके हम चलें तो इससे हमारी बीमारी होगी नहीं शरीर में। और अगर होगी भी, जैसे इन्फेक्शियस हैं या कम्युनिकेबल, आपने कोविड की बात की, ये जो नेचर से आएंगे उनसे भी हम लड़ पाएंगे। तो ये तो हो गई बात हमारे बीमारी, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज तो रुक जाएंगी या डिले हो जाएंगी इस सारे लाइफस्टाइल से जो आपने बात की। और उसके बाद हमारी इन्वायरमेंट है जो इंटरेक्ट करती है इस सारे सिस्टम के साथ, इस सारी प्रोसेस के साथ जिसकी हमने चर्चा की। और एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जो है आज की डेट में पॉल्यूशन है। और अगर हमारा पॉल्यूशन, वो जरूरी नहीं है कि हमारा पॉल्यूशन जो है वो हमारे शरीर को सिर्फ हमारे सांस लेने में ही करेगा, हमारे पानी में भी पॉल्यूशन हो सकता है, हमारे खान पान में भी पॉल्यूशन हो सकता है, जो कि बैड उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, किडनी या ब्रेन में भी, या हमारी धमनियों में जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं, इन सब पे असर डाल सकते हैं। तो उन सब का कंट्रोल हमारे लाइफस्टाइल से है
हमारी डिसिप्लिन से है लाइफ के अंदर, और अगर हम उसको मेंटेन कर सकते हैं अपने अच्छे खान पान के साथ, जो कि एक पूरे बिल्कुल चर्चा का अच्छे विषय है। खान पान को बहुत महत्व दिया जाता है अगर देखा जाए, लेकिन ये जो खान पान है ये पहले जैसा अब रहा नहीं। जाहिर सी बात है, हमें वो चीज़ें हम हरी भरी सब्जियां खाते हैं, डॉक्टर सलाह भी देते हैं, हम उसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन आजकल जो हरी सब्जियां हैं, जो फल फ्रूट्स हैं, उनमें भी केमिकल का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो ये भी एक चीज़ है जिसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है, ये कहा जाए। जैसा कि राजीव कक्कड़ जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, उन्होंने लाइफस्टाइल से लेकर और मानव रचना जो संरचना है उसको लेकर, और किस तरीके से हमें अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आपके पास आएंगे डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। मेमोरी लॉस एक ये भी समस्या बढ़ती जा रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि एक टाइम ऐसा भी देखा जाता था कि हमारे दिमाग में 10 से 15 नंबर याद करने की क्षमता होती थी, और आज की डेट में 5 नंबर भी याद रह जाएं तो बड़ी बात है। जी बिल्कुल। उसका कारण है कि शैशव अवस्था यानी कि बाल्यकाल से ही ये जो है सबसे पहला कारण है स्क्रीन। जो ये मोबाइल आया है इसने बहुत याददाश्त पे असर डाला है बच्चों के, शिशुओं को। मैं तो चूंकि एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो 3 महीने के बच्चे को माताएं चुप कराने के लिए मुझे जब दिखाती हैं तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डॉक्टर की नजरों से मोबाइल दिखा देती हैं। तो उसमें कई एक पहलू, एक तो मोबाइल, दूसरा ये कंप्यूटर से जो एजुकेशन चली है, खासकर कोरोना में 3 साल ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। इसके अलावा पेरेंट्स टू चाइल्ड लर्निंग ये बहुत कम हो गई है, क्योंकि बहुत पेरेंट्स आर वर्किंग, बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं, और बच्चा केयर टेकर या और घर के लोगों पे डिपेंड रहता है, चाहे गरीब चाहे अमीर हो। इसके अलावा आहार का भी, खाने का फास्ट फूड दे रहे हैं, और जो आपके क्या कहते हैं फूड ऑफ कन्वीनियंस। मैडम, मैं तो हमेशा कहता हूं कि फूड ऑफ कन्वीनियंस, गिव मनी, वहां से लेके खा लेना, बच्चों को कहा। तो कई चीजें हैं इसमें, ये मल्टीफैक्टोरियल है। और एक सबसे अहम रोल है स्लीप का। अगर बच्चा 8 घंटे 9 घंटे नहीं सोएगा, एक शिशु या बड़े 7-8 घंटे, तो भी मेमोरी में रिकवरी नहीं होगी। और इसमें 2 तरह की नींद होती है, एक आरईएम, एक नॉन आरईएम, और दोनों जरूरी है मैडम। इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे, डॉक्टर कक्कड़ बैठे वो इसके स्पेशलिस्ट हैं, मुझे मालूम है, तो वो जानते हैं कि आरईएम और नॉन आरईएम का मेमोरी से कंसर्न है। इसके अलावा बच्चों के एक्सपीरियंस, सोशियो एजुकेशनल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों को हो रहा है। ये कितनी चीजें हैं जिसकी वजह से मैंने तो एक फार्मूला इजाद किया है। अगर हम लोग 138 याद रखें, मैं पहले भी आपके टीवी के माध्यम से बता चुका हूं, 138, तो आप स्वस्थ रहेंगे। मोटा मोटा 1 आवर, 1 घंटे पसीना, चाहे वॉकिंग कर लें, रनिंग कर लें, योगा कर लें, वह 1 घंटे पसीना, 3 गुड मील्स, ब्रेकफास्ट इतना बड़ा, लंच छोटा और डिनर सबसे छोटू, और 8 घंटे की स्लीप। तो आज की बात में अगर 138 याद रखें, और 4 शब्द और बताऊंगा, आहार, विहार, व्यवहार और विचार, अगर ये हमारे शुद्ध हो जाएं और 138 याद रखें, तो काफी हद तक ये हमारी स्वास्थ्य की समस्या, जो हेल्थ फॉर ऑल, एवरीवन एवरीवेयर, जो इस साल का नारा है WHO का, वो सफल होगा। जी बिल्कुल। आहार, विहार, व्यवहार, विचार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस चीज़ को अपना ले तो मुझे लगता है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा, और हम ये कहने से गुरेज नहीं करेंगे कि हम स्वस्थ भारत में रह रहे हैं। राजीव कक्कड़ जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में डूबती जा रही है। ये अगर इस शब्द का इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ये देखने में मिलता है ऑफिस में, और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है मेमोरी लॉस की, बड़ों में भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चाहे वो ऑफिस का प्रेशर हो या इस तरीके का काम हो जो वो इतने मतलब एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने काम को लेकर, तो वो नशे की लत में डूब जाते हैं। नशे में होकर रात भर कंप्यूटर में बैठकर काम करना। बिल्कुल सही है, जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा मेमोरी के बारे में,
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेमोरी के लिए ज़रूरी है कि हम लोग स्लीप और ये सारी चीज़ें, लेकिन आजकल हम लोगों का जो पैटर्न है वो शायद थोड़ा सा अपनी जगह से थोड़ा सा डाइवर्ट कर गया है। आजकल बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते हैं, हर चीज़ रेडीमेड हो गया। जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि आप कंप्यूटर में हैं, टीवी देखते हैं, अगर आपके पास में कोई वीडियो, अब एजुकेशनल वीडियोज़ आ गए हैं, एजुकेशन सब कुछ वीडियो में होगी। वीडियो में क्या होता है, पढ़ाने वाले ने एक वीडियो बनाया, आपको एक पिक्चर दिया, उसके कलर्स दिए और वॉइस दे दी, यानी ब्रेन को एक्टिविटी के लिए आपने कुछ दिया ही नहीं, आपने सब कुछ रेडीमेड दे दिया और आपके ब्रेन ने उससे जितना एब्जॉर्व करना था एब्जॉर्व करा, उसको अपने पास में स्टोर करा। अब आप कल्पना करिए कि पहले हम किताब पढ़ते थे, हम नॉवेल की ही बात कर लेते, स्टोरी की बात कर लेते हैं, एक हीरो का डिस्क्रिप्शन है, आपने देखा, उसके बारे में डिस्क्राइब करा, ब्रेन में गया और हर आदमी ने जो सोचा अपनी एक इमेज बनाई, उसका कलर, उसका बोलने का ढंग, उसका चलने का ढंग, उस पर्टिकुलर स्ट्रैंजा में, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपके ब्रेन ने पूरी एक पिक्चर बनाई, उसको स्टोर करा और फिर ब्रेन एक्टिव हुआ। तो आपकी ब्रेन को तो आपने एक्टिवेट करा ही नहीं। आपको जो पसंद आ रहा है आपने वो बुक्स पढ़ी, जो लोग पसंद हैं उनसे आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक में बात करी, कितने न्यू टॉपिक्स या कितनी चीज़ें आप करते हैं। कहते ये हैं कि 50 साल के या 60 साल के बाद में एक कोई ना कोई स्पोर्ट्स या एक नई हॉबी आप डेवलप करिए। वो जब आप डेवलप करेंगे, जब आप लर्न करेंगे, तो एक अलग तरह की ब्रेन की एक्टिविटीज़ डेवलप होंगी। जो काम आप लगातार कर रहे हैं वहाँ के लिए जो ब्रेन एक्टिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्स स्ट्रॉन्ग होती है। जिस ब्रेन को आप नहीं यूज़ कर रहे हैं वहाँ की सेल्स धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, उसमें मज़ा नहीं आता है। अगर आप गाड़ी भी ड्राइव करना बंद कर रहे हैं और गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और पिछले 10 साल से उसी रोड से आप अपने ऑफिस जा रहे हैं और आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर आप स्वयं ड्राइव कर रहे हैं, 1 घंटा आधे घंटे स्वयं ड्राइव करके देखिए, हर बार अपने रोड अपना चेंज करके देखिए। जो बुक्स आपको पसंद है उसके अलावा भी दूसरी बुक्स जो आपके लिए पसंद की नहीं है उन लोगों से वो आप पढ़ के देखिए। नई हॉबी एक डेवलप करिए। 50 साल के बाद, 60 साल के बाद आप अगर टेनिस खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, यार चेस खेल के देखिए। एक बार आप गोल्फ जा करके उसको मार के देखिए कि आपको किस तरह से उसके कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। टेबल टेनिस खेल के देखिए, कुछ नया डेवलप तो करिए, नई चीज़ तो आप करिए, नए लोगों से मिलिए, उनकी बातें सुनिए, अपने आप को डेवलप करते रहेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रिमिटिव हो करके देखिए। हर चीज़ वीडियो में नहीं अवेलेबल है। आज सर्जन भी है, वो आप कहता है, मेरा बेटा भी सर्जन है, वो कहता है हर समय कि हाँ हम वीडियो में हमने सारी सर्जिकल स्टेप्स देख ली। आप किताब पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका ब्रेन कितना एक्टिव होता है। ये एक बात है आपकी मेमोरी के बारे में, स्लीप के बारे में, कितना देर सोना चाहिए। जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा 6-8 घंटे सोना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा देर सोना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक स्लीप होनी चाहिए। जो मैमल्स हैं उनको 8 घंटे एक साथ सोना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं आप 4 घंटे आप रात को सोएं और 2 घंटे नींद सवेरे करके उसको कंबाइन कर लें। जो इतना स्लीप अगर इम्पॉर्टेंट है तो ट्रांस अटलांटिक बर्ड्स हैं, वो 3-3 महीने साइबेरिया से इंडिया कैसे आती हैं, उसका आधा ब्रेन जगता है, आधा ब्रेन सोता है, आधा ब्रेन जगता है, आधा ब्रेन सोता है। जो मैमल्स हैं जो कि ब्लॉक स्लीप में सोते हैं, जैसे सील है, वो जब पानी में रहती तो आधा ब्रेन सोता है, आधा ब्रेन जगता है, कहीं उसके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, लेकिन जब वो अर्थ में आती, ज़मीन में आती है, तो पूरा ब्रेन जगता है। ये एक स्लीप और उसकी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि एक इंटरेस्टिंग है, जो कि हम बता रहे हैं कि आपके लिए स्लीप कितना महत्वपूर्ण है, आपको किताबें पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, लोगों से मिलना, अपनी ब्रेन को एक्टिव रहना कितना महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हम शायद अगर टाइम हो तो हम दूसरी चीज़ बात करें जो एक सेकंड बटन है। बिल्कुल सर, इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। बात बहुत ज्यादा ही छोटे मुल्क में मत प्रेम जी आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है। की बातों से आज छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही है, जिससे कि हम चलिए दोबारा से जुड़ेंगे तो शायद हम ठीक से समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ ठीक से समझ नहीं पाए आपकी राय। राजीव जी आपके पास आएंगे, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जो एक
फर्स्ट बटन हमने बताया जी, जो कि आपको डिजीज होने से पहले रोक सकता है, वो आपकी नींद है, स्लीप है। सेकंड बटन है आपकी सांस। हमें कैसे सांस लेना चाहिए ये भी हम शायद भूल चुके हैं। योग कहता है कि 1 मिनट में 4 से 6 बार सांस लेनी चाहिए, लेकिन कभी हम लोगों ने देखा है कि जिस समय हम बहुत बिजी होते हैं, जो टेंस होते हैं, 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपनी सांस हम होल्ड कर लेते हैं, रुक जाती है सांस, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। या जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम थक जाते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी मुंह से सांस लेते हैं। मुंह सांस लेने के लिए नहीं बना है, मुंह खाने के लिए बना है, नाक सांस लेने के लिए बनी है। क्या आपको मालूम है जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक से फिल्टर होके जाती है, कुछ बैक्टीरिया जो वायरसेस हैं लंग में डायरेक्टली जा रहे हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। उनका टेम्परेचर, जो बाहर ठंडी हवा है या गर्म हवा है, लू चल रही है, उसका टेम्परेचर मॉडिफाई होता है। वहाँ पे कुछ गैसेस मिलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होती है जो कि बॉडी के ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, आपकी ब्लड वेसल्स को बेटर करती है, जो कि ब्लड से ही ऑक्सीजन होकर के पूरी बॉडी में जाते हैं। जब आप नाक से सांस लेते हैं, जो एयर है वो आपके नीचे बेस तक जाती है जहाँ डायफ्राम होता है, वहीं पर आपकी ब्लड जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण फोर्स से नीचे की तरफ होता है, वो ब्लड में कंबाइंड होता है, स्लो रिस्पिरेशन हो जाता है। आपकी जो एंग्जाइटी वाले सिस्टम होते हैं, 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो आपको शांत रखता है वो सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है जब आप नाक से सांस लेते हैं। जब आपने देखा है जब आप गुस्सा होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। गुस्से में आपका सिंपैथेटिक चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको पसीना आता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में वियर एंड टियर हो जाता है। अगर आप अपनी सांस को कंट्रोल करें, 3 तरह की सांस का पैटर्न होता है, एक जल है, एक वायु है, एक अग्नि है। अगर आपको सोना है, आपको नींद नहीं आ रही है, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, अपनी सांस के ऊपर ध्यान दें, 4 से 6 बार तक सांस लें, नाक से सांस लें और उसको कंसंट्रेट करके देखिए कि धीरे धीरे आपके फेफड़े में जा रही है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। 10 से 10 मिनट के अंदर आपको धीरे धीरे वो नींद आ जाएगी। शाम के समय अगर आपको नींद आ रही है, आप थक रहे हैं, तो उस समय आप थोड़ी देर के लिए नाक से थोड़ी देर के लिए जल्दी जल्दी सांस लें। ये अग्नि की तरह सांस होती है, ये आपकी सिंपैथेटिक ड्राइव को बढ़ाती है, आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करती है, आपकी जो नींद है वो गायब हो जाएगी, आप अपने कंसंट्रेशन पे फिर आ जाएंगे, शायद आपको कॉफ़ी की ज़रूरत ना पड़े। दिन के समय आपको शुरुआत करना है, आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, दिमाग को शांत करना है, फिर से आपके सांस को कंट्रोल करें। आप अपने सांस को कंट्रोल करके आप अपने इसको आगे दिन को बेहतर कर सकते हैं। एवरी डे आप अपनी बॉडी को रिसेट कर सकते हैं, नींद से, सांस से। हर दिन आपको किस समय एंग्जाइटी हो रही है तब आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना चाहिए। अगर ये चीज़ें हम कंट्रोल कर लें, वो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो दौड़ रहे हैं, जिनकी सारी चीज़ें आपको एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप 2 स्टेयर्स तक चढ़ गए और आपको ऐसा लग रहा है आपको सांस नहीं आ रही है, तो केवल आप धीरे धीरे सांस निकालें। ये एक प्रोसेस है, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। बहुत जल्दी जल्दी अगर आप सांस लेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, आप एंग्जाइटी में चले जाएंगे। जो सांस के पेशेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं अगर आपकी सांस फूल रही है तो मुंह से सांस नहीं लें, आप नाक से सांस लें, स्लो डाउन कर लीजिए, धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए। जिस पोस्चर में आप बैठना चाहते हैं उसमें बैठिए, धीरे धीरे आपकी सांस अपने आप कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल, ये चीज़ें अगर छोटी छोटी चीज़ें की जाती हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। एक दर्शक हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जी कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए गिरीश जी। तात्पर्य ये है कि मनुष्य जीवन में देखता और सुनता बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्टिविटीज नहीं करता है। अगर वो नाच देखने की बजाय आधा घंटे सब घर भर मिलके नाच ले बाजा बजा के अपने घर में, तो उसको बहुत कुछ आराम मिलेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर दिन भर नाच देखेगा, दूसरों की बातें सुनेगा, उससे उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो वो कुछ करे, मतलब करे, खाना बनाए, खाना बना हुआ खाने के बजाय खाना बना के खाए, अपने आप उसके जीवन बदलने लगेंगे। दूसरी बात, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि देश के वो कुछ जिले सेलेक्ट करे, चाहे राजधानियां सेलेक्ट करे, चाहे कोई जिले सेलेक्ट करे, उसमें इलाज की व्यवस्था संपूर्ण गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। वहां प्राइवेट कोई इलाज नहीं होगा। ये आदर्श जिले बनाए और सरकार ये बताए कि सरकार के द्वारा जो इलाज हो रहा है, जिला पूरा कंट्रोल हो रहा है, तो पूरा देश क्यों नहीं कंट्रोल हो सकता है। ये आदर्श प्रस्तुत करे। जब तक प्राइवेट सेक्टर इलाज करेगा, जनता इसी तरह परेशान रहेगी, इसी तरह बीमार रहेगी। और इसी तरह आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं और ये सवाल है इसलिए गिरीश जी हमारे दर्शक इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कहीं कहीं से कुछ तस्वीरें बदहाल नजर आती हैं। उनको लेकर ये सवाल है क्योंकि मरीज
कई बार बहुत परेशान नज़र आते हैं, समय रहते उचित इलाज अगर वो अस्पताल में पहुंच गए हैं तो भी इलाज नहीं मिल पाता है। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। हाँ नमस्कार मैम, आवाज आ नमस्कार। रही है? हाँ मैम, मैं ये कह रहा हूँ खक्कर साहब ने आज डॉक्टर साहब ने जो बात बताई, ये दिल में जगह करने की चीजें हैं। अगर इस बातों पर हम चलते हैं तो हो सकता है कि हमारे देश का बहुत भला हो जाए। रही बात यहाँ के नौजवान को, जो आप नशे की बात बोल रहे हैं या मेमोरी लॉस की बात बोल रहे हैं किसी की भी, ये कारण हो रहा है देश में अराजकता से मेरा मतलब है राजनीतिक दल जो बारी बारी एक ही चीज माथे में बैठा रहे हैं लोगों के कि हमने ये कर दिया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं। धरातल पर आप देखें तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो अच्छी नहीं है। आम आदमी है तो राजनीतिक दलों की बातों को मुझे लगता है आपको इतना दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपका ही नुकसान है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जो अव्यवस्थाएं नजर आती हैं इलाज को लेकर। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। डॉक्टर राजीव जी आपके पास आते हैं। देखा जाए तो अब और कितना बदलाव की ज़रूरत है लाइफस्टाइल में, और कितना बेहतर किया जाना चाहिए ताकि हम आने वाले ये जो बीमारियां नई नई आ रही हैं इनसे हम बच सकें, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो सके। देखिए, जो आपने बोला कि लाइफस्टाइल को और कितना अच्छा करना चाहिए, हमको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए और हमको उसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए। जैसे अभी सोने के टाइम की चर्चा हुई, उसके स्लीप पैटर्न की चर्चा हुई और खान पान की चर्चा हुई कि हमको क्या करना चाहिए। हमको हमारा जो सिडेंटरी लाइफ है ये बहुत बढ़ गई है। एक रेड इंडियंस के अंदर जो काफी आपको पता होगा कि काफी वो उसमें एक ट्राइब है जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव था और जंगल में काफी एक्टिव रहा, और जब उसका लाइफस्टाइल खराब हुआ वो 100% डायबिटिक हो गए। तो ये हमारा जो लाइफस्टाइल है, अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे, मेंटेन करने की मैं बात कर रहा हूँ, हम उसको बिगड़ने ना दें। रेगुलर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक और समय पे सोना और समय पे उठना, ये हमारे लाइफस्टाइल की बेसिक चीजें हैं। और हमको जो मेंटल हेल्थ की भी बात हुई, हमको स्ट्रेस, हमारे जो डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारे शरीर में एक बटन है जिसको एड्रेनलिन एनर्जिक रिस्पॉन्स या नॉन एनर्जिक रिस्पॉन्स है, उससे जो हमारा शरीर बिगड़ता है उसको भी कंट्रोल रखने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है लाइफस्टाइल से। और हमको इसी लाइफस्टाइल के बारे में, हम इसको जब हम एलोपैथी में बात करते हैं, न्यू मेडिसिन में हम उसको लाइफस्टाइल बोलते हैं, जब हम आयुर्वेदा में बोलते हैं या पुराने सिस्टम में तो उसको योगा बोलते हैं। और हम इसको मेंटेन करते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसके साथ करते हैं, आहार विचार और जो सबकी बातें हुई उसके अंदर हम अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ चलाना, डिसिप्लिन लाइफ में अपने आप को रखना और एक दिनचर्या को अपने को ठीक रखना, ये सारे ही लाइफस्टाइल के हिस्से हैं। और इसीलिए जो पद्धतियां हैं अलग अलग इलाज की, उन सब में यही सिखाया जाता है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो या एलोपैथी हो, सबके अंदर लाइफस्टाइल, योगा और अपना दिनचर्या, अपना और एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। आपके पास आएंगे डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। अगर देखा जाए इंक्लूडेड दैट ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर भी आपका फाइनल कमेंट बहुत ज़रूरी है, और साथ ही और कितना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जी, अभी एक हमारे दर्शक ने एक प्रश्न किया था जो कि गवर्नमेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए, प्राइवेट अस्पतालों पे डिपेंडेंट नहीं। तो मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अपने भारतवर्ष में 70% से ज्यादा जो चिकित्सा सुविधा ओपीडी इंडोर प्रोवाइड किया जा रहा वो प्राइवेट सेक्टर से है। अपना देश इतना विकसित नहीं है, शायद दुनिया का कोई भी देश नहीं होगा जो अपनी 1 अरब 40 करोड़ जनता का मुफ्त इलाज सरकारी सिस्टम से कर सके। ये अभी संभव नहीं है, बाद हो सकता है। दूसरा, इम्यूनिटी की बात जब आती है तो हम तो यही फिर कहेंगे कि भोजन, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो मोटा अनाज का बताया। मोटा अनाज, हमें याद है हमारे दादा बाबा मक्का के सीजन में मक्के का रोटी खाते थे, बाजरा
तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि मोटा अनाज हो। इसके अलावा रंग बिरंगे इस साल का जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का संदेश है कि लाल पीला तरह तरह के फल और सब्जियां महंगे नहीं है। मैं बताऊं, जैसे कि आपसे पता चुकंदर, बिल्कुल, जैसे पपीता, गाजर या और नीली पीली सब्जियां ये खाई जाए। इसके अलावा दाल, और अगर मैं एक संक्षेप में बताऊं अपनी थाली का लूं तो उसमें 1/4 हिस्सा थाली का अगर 4 भाग में बांटे तो मैडम उसमें वेजिटेबल हम लें, 1/4 में हम प्रोटीन, चाहे दालें या नॉन वेज वाले नॉन वेज रख सकते हैं, और 1/4 जो आएगा उसमें हम ये सीरियल ले सकते हैं। लेकिन हमें चुनाव करना पड़ेगा राइस का या आटे या ये सब चीजें, और बाकी अपनी इच्छा से जो 1/4 बचा है ये है। बिल्कुल। फाइनल कमेंट जो मैं फिर उसी पे आऊंगा 138 जी 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 138 पे आऊंगा, और आहार विहार विचार व्यवहार इसमें संतुलन रखेंगे तो शरीर में जो केमिकल रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, बैड हार्मोन्स, उनका संतुलन कायम रहेगा। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक सिस्टम का वो रहेगा। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, बिल्कुल बैलेंस और इसके अलावा बनाकर चलना चाहिए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए एक दिन का हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें? बिल्कुल आपने कहा कि दैट इज़ अवर थर्ड बटन यू कैन से। जैसा डॉक्टर साहब ने डाइट के लिए कहा, हम एक कमेंट करना चाहते हैं। डाइट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी डाइट, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट। जितने भी प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, जिसमें एक्सपायरी है, जिसमें डिफरेंट कलर्स पड़े होते हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स पड़े होते हैं, दीज आर ऑल इन्फ्लेमेटरी डाइट। जितनी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत सही कहा कि कलरफुल फूड होना चाहिए, जो नेचर की बनी हुई चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा उबली हुई, बहुत ज़्यादा पकी हुई चीज़ें नहीं होती हैं, उनको इस्तेमाल कम से कम करें। जो आपने प्रोसेस फूड हो गया है, मतलब इवन हम आपके अनाज को भी कहेंगे, उसके अंदर से अगर चोकर निकाल दी गई है तो उसका थोड़ा सा उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे, जितने ये टोबैको है, अल्कोहल है, हम ये नहीं कह रहे कि अपने आप एंजॉय करना बंद कर दीजिए, आप एंजॉय करिए, लेकिन डाइट से, अल्कोहल से आपका एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तीसरी चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस के बारे में। हम लोग, हर आदमी जो भी चीज़ करते हैं, चाहे हम अर्न करते हैं, वो एक हैप्पीनेस के लिए तलाश करते हैं, बट वी डोंट नो कि हैप्पीनेस है क्या, हमें किस चीज़ में खुशी मिल रही है। वो खुशी हमारे पास, उसकी चाबी हैप्पीनेस की हमारे पास है, या हमारे पार्टनर के पास है, या हमारे बॉस के पास है। हम उस रेस में दौड़ते चले जा रहे हैं जिसका अंत हमारे पास नहीं है। हमें नहीं मालूम हमें कहाँ पे जाना है। शायद लाइफ के एंड में जाके हमें समझ में आता है कि हमें करना क्या है। कोविड ने हमें कम से कम ये तो सिखा दिया है कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो शायद हम इस लायक नहीं होंगे कि हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें, हैप्पीनेस पे ध्यान रखें। उस बच्चे पर इतना प्रेशर मत डालें जो अभी पैदा हुआ है उसको, कि आपको टॉप ही करना है। अगर वो 98% नंबर लाता है या 82% नंबर लाता है, उसकी सक्सेस में, लाइफ में, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। कम से कम उसको सांस तो लेने दो, उसकी बचपना तो उसको एंजॉय करने दो। हर पल आपको, हर एवरी डे आपका एंजॉयमेंट का दिन होता है। कम से कम आप एक अपना मी टाइम, एक अपना टाइम तो आपके लिए होना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आप अल्कोहल लेके या कोई ड्रग लेकर के अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैक करके आप एंजॉय कर रहे हैं। जब तक आपका दिमाग खुला नहीं होगा, आप चीज़ें देखेंगे नहीं, आप उसको एंजॉय कैसे करेंगे? सो बी हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली, और आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रहें, यही है मेरा फाइनल कमेंट है। बिल्कुल सर, ये जो आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली ना, मी टाइम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी जो चर्चा का सार है, और इसी को लेकर जब लोग ये समझ जाएंगे ना कि मी टाइम कितना ज़रूरी होता है, तो मुझे लगता है वो अपने आप को लेकर बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ पाएंगे कि मुझे कितना अपने आप को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर्स का जो पैनल हमारे साथ जुड़ा, उन्होंने जो छोटी छोटी राय दी है, यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद और कलरफुल थाली हमारी होनी चाहिए। अगर इसको अपने जीवन का, अपने दिन का हिस्सा बना लेते हैं हर रोज, तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।